22 अप्रैल 2025 पहलगाम कश्मीर दोपहर के लगभग 1:30 बजे थे। बैसरन वैली में हर तरफ सेल्फी स्टिक्स थी, बच्चे घास पर दौड़ रहे थे और घोड़ों की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। एवरीथिंग वॉज कंप्लीटली नॉर्मल, पीसफुल। पर फिर पहली गोली चली तो उसने 3 गोलियां मारी, पहले इधर पॉइंट ब्लैंक में मारी है उसने, प्रॉपर यहाँ रख। पता नहीं चल रहा था कि वो कितना गोलियां मार रहा है। सबको उसने गोली मारी और उसने इतनी नजदीक से गोली मारी ना, मतलब 2 से 3 मिनट में सब खत्म। मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। जब से मन युवा डिजाइन किया है। अगले 10 मिनट में इस हसीन वादी का सन्नाटा चीखों से भर गया। 26 मासूम लोगों की जान चली गई। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे इस ट्रेजेडी की पूरी डार्क रियलिटी। आतंकवादियों ने बैसरन को ही क्यों चुना? टेरर आउटफिट ने पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की और फिर डिनाई क्यों किया? फॉरेंसिक्स, स्केचेस और ऑपरेशन महादेव तक की पूरी टाइमलाइन। पर सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उस दिन क्या हुआ। असली सवाल यह है, आखिर ये सब होने का मौका मिला कैसे और क्या इस अटैक को रोका जा सकता था? कश्मीर के पहलगाम से करीब 7 किलोमीटर दूर 2400 मीटर की ऊंचाई पर एक मेडो है, बैसरन वैली। घने पाइन फॉरेस्ट से घिरी ये जगह कार से एक्सेसिबल नहीं है। यहाँ लोग या तो पैदल जाते हैं या फिर घोड़े पर। उस दिन मौसम बेहद साफ था। गुजरात, महाराष्ट्र, केरला और मध्य प्रदेश से आए परिवार यहाँ वेकेशन स्पेंड कर रहे थे। सोचिए, लोग अपने बच्चों की तस्वीरें क्लिक कर रहे थे, कोई जिप लाइन पर हंस रहा था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि फॉरेस्ट लाइन के पीछे से उन पर नजर रखी जा रही थी। लेकिन अगर आप टेक्टिकल लेंस से देखें तो बैसरन एक परफेक्ट डेथ ट्रैप था। यहां सिर्फ पैदल या घोड़े पर आया जा सकता है, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस का क्विक रीइंफोर्समेंट पहुंचना लगभग नामुमकिन था। चारों तरफ घना पाइन फॉरेस्ट था जो किसी भी अटैकर को कॉन्टिन्यूअस विजुअल कंसीलमेंट देता है। 800 मीटर लंबे मेडो के चारों तरफ 7 फुट चेन की लिंक फेंस थी, जिसके सिर्फ 2 ही मेजर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स थे। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक बैसरन को इसलिए चुना गया क्योंकि वहां उस वक्त जीरो आर्म्ड सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट था। अटैकर्स को पता था कि उन्हें अनइंटरप्टेड एग्जीक्यूशन टाइम मिलेगा। दोपहर के करीब 1:45 पर कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म्स में आतंकवादी घने पेड़ों का सहारा लेते हुए फॉरेस्ट लाइन से बाहर निकले। उनके पास M4 कार्बाइन्स और AK-47 राइफल्स थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने बॉडी माउंटेड कैमरास पहने हुए थे। उन्होंने सबसे पहले एग्जिट गेट पर फायरिंग शुरू करी। गोली की आवाज सुनते ही मेडो में सन्नाटा छा गया। फिर चीखें शुरू हुई। लोग एंट्री गेट की तरफ भागे, लेकिन वहां दूसरे आतंकवादी पहले से ही तैयार खड़े थे। टूरिस्ट दोनों तरफ से ट्रैप हो चुके थे। पैनिक में लोग फेंस पर चढ़ने लगे, कुछ मोबाइल टॉयलेट्स के पीछे छुपने की कोशिश करने लगे। जिप लाइन पर मौजूद एक टूरिस्ट के मोबाइल में एक्सीडेंटली इस अटैक के शुरुआती सेकेंड्स रिकॉर्ड हो गए। इसके अलावा मल्टीपल आई विटनेस वीडियोस में पैनिक, कॉन्टिन्यूअस फायरिंग और कियोस रिकॉर्ड हुआ, जो बाद में पब्लिकली अवेलेबल इन्वेस्टिगेटिव एविडेंस बना। र्यूटर्स, BBC और आई विटनेस अकाउंट्स के मुताबिक अटैकर्स ने नॉन मुस्लिम टूरिस्ट को टारगेट किया। सर्वाइवर टेस्टिमोनीज के मुताबिक फायरिंग करने से पहले आतंकवादियों ने विक्टिम से उनका नाम और धर्म पूछा और कुछ लोगों से उनका कलमा रिसाइट करने को कहा। फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उन पर गोलियां चला दी गई। इस खौफनाक मंजर के बीच जब कुछ हेल्पलेस वाइफ्स ने अपने हस्बैंड्स के मारे जाने के बाद आतंकवादियों से चीखते हुए कहा कि हमें भी मार दो, तो आतंकवादियों ने फायरिंग रोककर एक कोल्ड चिलिंग लाइन बोली, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ और अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बताओ। एक पल पहले जहां बच्चों की हंसी थी, अब वहां सिर्फ खामोशी थी। कुछ ही मिनटों में 26 मासूम जिंदगियां जा चुकी थी और 20 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से जख्मी हो चुके थे।
हमले के तुरंत बाद एक और खौफनाक सिचुएशन पैदा हुई, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट। रिमोट लोकेशन और पैची मोबाइल नेटवर्क की वजह से वैली के अंदर से फोन कॉल्स कनेक्ट ही नहीं हो रहे थे। देश भर में फैमिलीज न्यूज सुनकर अपने अपनों को कॉन्टिन्यूसली कॉल कर रही थी। फोन्स बजते रहे पर कोई उठाने वाला ही नहीं था और रिलीफ पहुंचना एक नाइटमेयर बन चुका था, क्योंकि कोई रोड नहीं थी, एम्बुलेंसेज मेडो तक नहीं आ सकती थी। लोकल कश्मीरीज, पुलिस और आर्मी पर्सनल सबसे पहले रिस्पॉन्डर्स बने। उन्होंने घायलों को मेकशिफ्ट स्ट्रेचर्स और घोड़ों पर लादा और 7 किलोमीटर नीचे मेन रोड तक उतारा, जहां से आईएएफ हेलीकॉप्टर्स ने उन्हें श्रीनगर एयरलिफ्ट किया। इस खौफ के बीच एक ऐसी कहानी भी थी जिसने पूरे देश को रुला दिया। जब फायरिंग चल रही थी तब एक लोकल कश्मीरी मुस्लिम पॉनी राइड ऑपरेटर ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक टेररिस्ट पर अटैक कर दिया। उन्होंने उसकी राइफल छीनने की कोशिश की ताकि टूरिस्ट को भागने का मौका मिल सके। उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज पर शूट कर दिया गया। उन्होंने साबित किया कि टेरर चाहे जितना भी खौफनाक हो, कश्मीरियत और इंसानियत उससे कहीं बड़ी है। रेस्क्यू ऑपरेशंस में लोकल कश्मीरीज ने अपने घोड़ों पर घायलों को नीचे मेन रोड तक पहुंचाया, लेकिन जैसे ही ये खबर दुनिया तक पहुंची, एक ऐसा सस्पेंस क्रिएट हुआ जिसने इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी चक्कर में डाल दिया। हमले के थोड़े ही वक्त बाद द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ, जिसे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज लश्कर तैयबा का शैडो प्रॉक्सी मानती हैं, उसने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की। In a shocking development, the Resistance Front (TRF) proxy outfit of Pakistani terrorist Hafiz Saeed's Lashkar-e-Taiba on Tuesday claimed responsibility for the ghastly attack on tourists in JNK's Pahalgam. उन्होंने कहा कि ये अटैक रीजन के डेमोग्राफिक पॉलिसी के विरोध में था, लेकिन फिर एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आया। केवल कुछ घंटों बाद टीआरएफ ने एक दूसरा स्टेटमेंट रिलीज किया और क्लेम किया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था और उन्होंने ये अटैक नहीं किया। सवाल ये था, क्या टीआरएफ सच बोल रहा था या ये कोई गहरी चाल थी? एनआईए ने जब प्रोब शुरू की तो सच सामने आया। एनालिस्ट के मुताबिक सिविलियन कैजुअलिटीज पर ग्लोबल आउटरीच से बचने के लिए ऐसी स्ट्रेटेजिक डिनायल्स पहले भी देखी गई हैं। एनआईए फॉरेंसिक टीम को साइट से क्या मिला? M4 कार्बाइन शेल केसिंग्स, स्टैंडर्ड इशू यूएस मिलिट्री ग्रेड एमओ जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को इंडिकेट करता है, अटैकर्स के बॉडी कैम ट्रांसमिशन ट्रेल्स। फॉरेंसिक्स ने कंफर्म किया कि अटैकर्स किश्तवार और डोडा के घने जंगल रूट से होते हुए बैसरन में दाखिल हुए थे। एजेंसीज ने 3 की सस्पेक्ट्स के स्केचेस रिलीज किए जिन्हें फॉरेन कमांडर्स से लिंक किया गया। इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग अटैक का मेन मोटिव था कश्मीर में लौट रही नॉर्मेल्सी और टूरिज्म इकोनॉमी को हिट करना। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब आया जब एनआईए को आतंकवादियों के एस्केप रूट का पता चला। इस मैन हंट के दौरान हंड्रेड्स ऑफ पर्सनल हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स और ट्रैकिंग डॉग्स के साथ फॉरेस्ट कॉम्बिंग ऑपरेशंस शुरू किए गए। एनआईए और सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मैसिव जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाया। लोकल स्लीपर सेल्स पर क्रैकडाउन हुआ। मंथ्स लॉन्ग इंटेलिजेंस ग्रिड, सैटेलाइट सर्वेलेंस और टैक्टिकल ट्रैकिंग के बाद जुलाई 2025 में सिक्योरिटी फोर्सेस को वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली जिसका वो वेट कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लॉन्च किया ऑपरेशन महादेव। प्रिसाइज इंटेलिजेंस बेस पर पहलगाम अटैक से जुड़े 3 की मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन केस यहां खत्म नहीं हुआ। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट नेटवर्क की वेरिफिकेशन आज भी कंटिन्यू हो रही है। इस टेरर अटैक की गूंज सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रही, इसने पूरे साउथ एशिया को एक वॉर के मुकाम पर खड़ा कर दिया। 23 अप्रैल 2025 की रात इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग में हिस्टोरिक डिप्लोमेटिक एक्शंस अनाउंस किए। इंडिया ने 1960 की इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। अटारी वाघा बॉर्डर क्लोजर और सार्क वीजा एग्जम्पशंस कैंसिल कर दिए गए। टेंशंस तब पीक पर पहुंचे जब मई 2025 में बॉर्डर्स पर हेवी आर्टिलरी शेलिंग शुरू हो गई। 7 मई 2025 को इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक and punish every terrorist and their backer. LOC के पार टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेटेड मिसाइल स्ट्राइक्स। पाकिस्तान ने मिलिट्री रिस्पांस दिया जिससे दोनों देशों के बीच एक हफ्ते तक इंटेंस स्टैंड ऑफ चला, जब तक 10 मई को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से सीज फायर नहीं हुआ। जियोपॉलिटिक्स, मिलिट्री ऑपरेशंस और डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स के बीच अक्सर सबसे बड़ा सच पीछे छूट जाता है, और वो सच है ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म। पहलगाम अटैक के विक्टिम्स के परिवार आज भी उस 22 अप्रैल की दोपहर के साए में जी रहे हैं, लेकिन इस खौफ के पीछे
एक और सच्चाई भी है, वो कश्मीरी लोकल जिसने निर्दोष टूरिस्ट को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उनकी शहादत हमें याद दिलाती है कि नफरत कितनी भी गहरी हो, इंसानियत और एकता उसे हमेशा हरा सकती है। पहलगाम की वादियां फिर से सांस ले रही हैं, टूरिस्ट वापस लौट रहे हैं, लेकिन बैसरन की ये कहानी हमेशा से गमगीन याद बनकर रहेगी। लेकिन इस हमले के बाद जो हुआ उसने साउथ एशिया की मिलिट्री हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। इंडिया ने कैसे अपना सबसे बोल्ड मिलिट्री रिस्पांस लॉन्च किया, मिसाइल स्ट्राइक से लेकर क्रॉस बॉर्डर प्रिसीजन ऑपरेशंस तक, वो क्या था ऑपरेशन सिंदूर, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी और टेक्निकल ब्रेकडाउन हम देखेंगे अपने अगले एपिसोड में। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।